बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमने टॉपिक करना है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंट्रैक्ट। तो हम लॉ ऑफ कंट्रैक्ट देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द शरिया लॉ ऑफ कंट्रैक्ट क्या होता है और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट में देखते हैं सबसे पहले। तो टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो आज के टॉपिक के अंदर या इस वीडियो के अंदर है इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्रैक्ट देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ द कंट्रैक्ट या अकद, पिलर्स ऑफ द कंट्रैक्ट एंड पर्पस एंड अफेक्ट ऑफ द कंट्रैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्रैक्ट। तो कंट्रैक्ट की इंपॉर्टेंस कहाँ से है? हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो एज अ ह्यूमन बीइंग हम सोशल हैं सारे आपस में। तो ह्यूमन आर सोशल बीइंग विच आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट टू फुलफिल ऑल देयर नीड्स इंडिविजुअली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स। जस्ट लाइक मैं टीचर हूँ तो मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इस पढ़ाने के साथ साथ मेरी ज़रूरियात में कपड़ा है, जूता है, खाना पीना है। अब इसका मतलब मैंने जूतों वालों से जूते लेने पड़ेंगे, मुझे खाने वालों से खाना लेना पड़ेगा, कपड़े वालों से कपड़ा लेना पड़ेगा, और इसी तरह उनको अपने बच्चे पढ़ाने के लिए मेरे पास भेजना पड़ेगा। तो हमारे पास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा आपको इस टाइम दुनिया के अंदर जो अपनी ज़रूरियात की सारी चीज़ें खुद ही कर रहा हो। तो हमें एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखना पड़ता है और एक दूसरे की ज़रूरियात म्यूचुअली कंप्लीट करनी पड़ती है। इट इज़ बेसिक नीड फॉर द ह्यूमन बीइंग टू indulge in the mutual contracts and transaction to meet their needs and necessities। और इसीलिए हमें एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए हमें ट्रांजैक्शन करनी पड़ती हैं। अब कुरान क्या कहता है इस बारे में? Quran while emphasize on the necessity of the private ownership of the strongly forbid devoting others property in unlawful और wrongful बातिल वे। और इस्लाम कहता है कि आपने कभी भी किसी की प्रॉपर्टी जो है वो गलत तरीके से नहीं लेनी। कि आपको अगर किसी की प्रॉपर्टी चाहिए, कोई ज़रूरत पूरी करनी है एक दूसरे से, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई वे निकालें रादर देन आप उससे नाजायज़ तरीके से उसको यूज़ करें। अब डेफिनेशन ऑफ अकद देखते हैं। तो अरबी के अंदर अकद, जिसको हम कंट्रैक्ट कहते हैं, अरबी के अंदर अकद जो है उसके बेसिकली मीनिंग है टाई, बाइंडिंग, फास्टिंग, लिंक टूगेदर एज अ टाई टू रोप, जिस तरह हम रस्सी को बांधते हैं जोर से, ठीक है, तो उसको भी वो अकद कहते हैं। टू एंड ऑफ समथिंग एंड देयर बाय द फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, कि जब दो चीज़ों को स्ट्रॉन्गली आपस में कंबाइन किया जाता है तो अरबी में उसको अकद कहते हैं। इट आल्सो मीन कन्वीनिएंट फुलफिलमेंट एग्रीमेंट अंडरटेकिंग ऑब्लिगेशन एंड डिटर्मिनेशन। टेक्निकली अकद जो है रेफर टू द लीगल बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है विच हैज कंसिक्वेंस फॉर इट्स सब्जेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस डेफिनेशन में है वो दो थी, लीगल बाइंडिंग एंड सब्सिक्वेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो हम वन बाय वन देखते हैं लीगल बाइंडिंग क्या होगी। और लीगल बाइंडिंग में हम इस चीज़ को देखते हैं कि जब आप किसी से एग्रीमेंट कर लेते हैं तो उसको अगर फुलफिल नहीं करेंगे तो आपके ऊपर लीगल बाइंडिंग है। और अगर लीगल बाइंडिंग नहीं होती तो उसको हम जस्ट प्रॉमिस कह सकते हैं या उसको हम एग्रीमेंट कर सकते हैं, वो आपका कंट्रैक्ट नहीं है। अगर हम प्रॉमिस एग्रीमेंट के बाद उसको फर्दर आगे ले जाते हैं, म्यूचुअल कंसेंट हो जाता है सारी पार्टीज का, तो उसी को हम कंट्रैक्ट कहते हैं। कंट्रैक्ट की टाइप देखते हैं तो हम कंट्रैक्ट को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फाइनेंशियल कंट्रैक्ट्स होते हैं हमारे यहाँ कुछ, वो कुछ सोशल कंट्रैक्ट होते हैं। सोशल कंट्रैक्ट को देखें तो इसके अंदर जस्ट लाइक जिस तरह हम निकाह शादियां होती हैं हमारे यहाँ, तो ये एक सोशल बाइंडिंग्स है। जब दो खानदान आपस में मिलते हैं और आपस में एक डिसीजन करते हैं और उसके बाद एक निकाह का अमल होता है जिससे एक नई फैमिली जनरेट होती है। या हम गिफ्ट जो एक दूसरे को देते हैं, ये भी एक सोशल कंट्रैक्ट है। डोनेशन जो देते हैं, गारंटी देते हैं, राइट टू ट्रांसफर। राइट ट्रांसफर का मतलब हवाला, जिसको अरबी में कहते हैं। राइट ट्रांसफर का मतलब क्या है कि ये पेन जिस तरह मेरा है, मैं आपको देता हूँ कि यार ये आज से आपको मैं राइट देता हूँ, इसको आप यूज करें, तो दैट इज हवाला। और फाइनेंशियल कंट्रैक्ट में जस्ट लाइक हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं जो हम सेल एंड परचेज करते हैं। लीजिंग, जिसमें हम रेंटल एग्रीमेंट जो हो गया हमारे यहाँ, जिस तरह हम घर किराए पे या दुकानें किराए पे देते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, या एजेंसी एग्रीमेंट जो कमीशन बेस होते हैं। तो ये तो बेसिकली हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड इस्लामिक बैंकिंग। तो बैंक्स जो हैं वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करता है, बैंक जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को डील नहीं करता। तो हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर
डिस्कशन है। तो आगे फर्दर देखते हैं। तो प्रॉमिस टू गेट टू गो इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने कहा प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट दो अलग डिफरेंस मीनिंग है इनके। प्रॉमिस मोस्टली लीगल बाइंडिंग्स नहीं होती और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगल बाइंडिंग्स होती हैं। तो हम पढ़ते हैं प्रॉमिस कहता है इन अ सेल कॉन्ट्रैक्ट अ प्रॉमिस डज नॉट ट्रांसफर ऑनरशिप टू द परचेज। प्रॉमिस करने से आपकी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ऑनरशिप रिमेन विद द सेलर एंड कैन ओनली बी ट्रांसफर विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। Although it is the strong recommended that the promise be fulfilled, yes, इस्लाम कहता है कि प्रॉमिस को पूरा किया जाए और उसके लिए कुरान के अंदर डिफरेंट जगहों पे आयात आई हैं जिसमें प्रॉमिस को पूरा करना भी कंपलसरी है। बट मीनवाइल हम देखें तो हमारे यहाँ प्रॉमिस की दो टाइप्स होती हैं इस्लाम के अंदर, यूनिलिटरल और बायलिटरल। यूनिलिटरल प्रॉमिस हम कहते हैं ऐसे प्रॉमिस को जो वन साइडेड किया होता है, उसको हम यूनिलिटरल प्रॉमिस कहते हैं। अब इमाम अबू हनीफा की साइड से या इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से तो यही है कि जो वो वन साइडेड प्रॉमिस होता है उसमें कोई लीगल बाइंडिंग्स नहीं है। बट इसके अलावा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसकी लीगल बाइंडिंग्स हैं। और जो हमारे यहाँ लॉ चलते हैं, जो नए हमारे यहाँ स्कॉलर्स हैं, वो इस बात पे एग्री हैं कि अगर वन साइडेड एग्री प्रॉमिस किया है किसी ने और उसकी वजह से अगर दूसरी पार्टी का कोई नुकसान हो गया तो वो नुकसान पूरा करना फर्स्ट पार्टी के लिए कंपलसरी होगा। जस्ट लाइक एग्जांपल देते हैं कि मसलन आप किसी दुकानदार के पास, आप किसी टेलर के पास जाते हैं, आप उस टेलर को कहते हैं कि जी मेरा ये स्टाइल है और ये मेरा डिमांड है, आप अपना साइज देते हैं, अपना स्टाइल देते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे एक शर्ट स्टिच कर दे। ठीक है, आपने एक शर्ट का उसको ऑर्डर दे दिया और उसने कहा ठीक है जी 2 वीक्स के बाद आप आके शर्ट परचेज कर लीजिएगा। अब उसने एक शर्ट बना ली, ठीक है, आपने उसके साथ प्रॉमिस किया था उसको परचेज करने का। आफ्टर 2 वीक आप जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे ये शर्ट परचेज नहीं करनी। अब देखें इस प्रोड्यूसर ने उसको प्रोड्यूस करने पे कॉस्ट इनकर्ड की हुई है। अगर आप परचेज नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्ट उसके कोई काम का नहीं है, तो उसके लिए वो लॉस हो गया। ठीक है, तो ये लॉस पूरा करना आपके लिए कंपलसरी होगा। तो ये न्यू फिक जो है वो इस पे बेस कर रहा है। उसके बाद पिलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है एग्रीमेंट के अंदर, तो इस्लाम भी कहता है कि किसी से नाहक उसकी चीज ना ली जाए। तो पिलर कंसेंट क्या है? सबसे पहला कंसेंट होना। कंसेंट का मतलब दोनों पार्टीज का म्यूचुअली एग्रीड होना। परमिशन फॉर द समथिंग, एक्सेप्टेंस ऑफ आर एन और agreement to the something proposed or desired by the another. Importance of the consent by the of the parties to the contract. According to the Quran देखें तो कुरान में वाज़ेह तौर पे लिखा है O you who believe, devote not your property amongst yourself by illegal method except that it be trading by your mutual consent. तो कहते हैं अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि किसी की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते अनलेस अनटिल कि आप सारे दोनों पार्टीज एग्री हो। एंड किल नॉट योर पीपल, श्योरली अल्लाह इज एवर मर्सीफुल टू यू। और अगर हदीस देखें तो हदीस के अंदर भी एक कंसेंट ऑफ पार्टीज पे बड़ा जोर दिया गया। हजूर कंसेंट ऑफ पार्टी को देखें तो हजूर क्या फरमा रहे हैं, कहते हैं इट इज अनलॉफुल टू टेक द प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम एक्सेप्ट बाय हिज कंसेंट, कि उसके कंसेंट के बगैर आप किसी की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। और इसको देखें तो कहते हैं इन जनरल कंसेंट इज दैट काज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फॉर इफ ईदर ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट गिव हिज कंसेंट द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। इस्लाम कहता है अगर दोनों पार्टीज एग्री नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो क्या होगा? कब्जा बातिल भी है। एलिमेंट देखें पिलर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में, तो मेन एलिमेंट कंडीशन जो फुलफिल होना कंपलसरी है उनमें सबसे पहला है तो कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सप्रेशन है। सेकंड हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज और थर्ड सब्जेक्ट मैटर। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सप्रेशन में देखें तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये दो मेन एलिमेंट्स हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो एक्सप्रेशन में हम देखें तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हमारे पास पहला था। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मीन ये है कि दोनों पार्टीज को सारी पार्टी जो एग्रीमेंट करने लगी हैं, ट्रेड करने लगी हैं, म्यूचुअली एग्रीड हो। और एग्रीड किस तरह हो कि एक पार्टी ने ऑफर करवाया हो
और दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया। कंडीशन ऑफर एंड एक्सेप्ट, अब वो कंडीशन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की क्या है? सबसे पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी से मुराद ये है कि जिस चीज की ऑफर कराई जा रही है दूसरी पार्टी भी उसको उसी तरह अंडरस्टैंड कर रही हो। दिस इज द अवॉइड इंस्टेंस एम्बिग्युइटी एंड अनसर्टेनिटी, को ऐसे लफ्ज ना बोले जाएं जो दूसरी पार्टी को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल आ रही है। कोई ऐसी वर्डिंग या कोई ऐसा क्राइटेरिया यूज ना किया जाए जिससे दोनों पार्टीज के अंडरस्टैंडिंग में फर्क आ रहा हो। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों क्लियर वे में होनी चाहिए। सेकंड हमारे पास आता है कंफर्मेशन ऑफ द ऑफर विद द एक्सेप्टेंस। कंफर्मिटी ऑफ द ऑफर विद द एक्सेप्टेंस मीन कंफर्मिटी हैव here means that both offer and acceptance should agree with each other। दोनों एग्री होने चाहिए। ये ना हो कि मैं गया हूं, मैंने जाके एक बंदे को कहा भाई हाँ भाई ये चीज देनी है कि नहीं देनी, आप दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं लेके जा रहा हूँ। वो बेचारा आगे से कहता है जी ले लें, और आप किसी की जमीन पर कब्जा करें और कब्जा करने के बाद क्योंकि हाँ भाई इतने पैसे लेने हैं कि नहीं, भाई आपने कब्जा कर लिया, अब आप उसको जितने पैसे देंगे वो ले लेगा, ठीक है। तो ये अब बाद में आप ये नहीं कह सकते कि मैंने उसे कहा था कि भाई इतने पैसे लेके बेचनी है कि नहीं, उसने कहा जी बेचनी है, तो ये ऑफर हो गया और एक्सेप्टेंस भी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या? दोनों फ्री हैंड होकर, दोनों पार्टीज फ्री हैंड होकर बार्गेनिंग कर रही हैं। देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस व्हेन द सेलर वांट टू सेल हिज गुड्स फॉर कैश एंड द परचेजर वांट टू पे ऑन इंस्टॉलमेंट, कि दोनों ये ना हो कि दोनों की वे चेंज हो, तो उसको हम ये भी कंपलसरी है कि दोनों एक ही पाथ पे हो। उसके बाद कंडीशन एंड एक्सप्रेशन में आता है कॉन्टिन्यूटी बिटवीन द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कॉन्टिन्यूटी बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से मुराद ये है कि ये ना हो कि मैं आज गुजरा बाजार से और मैंने उससे पूछा हाँ भाई चाचा जी ये चीनी की बोरी कितने की है, उसने कहा पुत्र 3500 रुपए की है। बात खत्म होगी, मैं घर चला गया और तीसरे दिन आया और मैंने 3500 रुपया देकर कहा कि ये बोरी दे दें। भाई मैं पूछ के चला गया था, ना मैंने ऑफर कराई ना मैंने एक्सेप्टेंस दी। या मैं आज मैं क्लास में किसी को कहता हूँ हाँ भाई किसी ने ये बॉल पेन खरीदना है 10 रुपए का, आज कोई भी नहीं बोला, ठीक है। दूसरे दिन मैं आता हूँ तो एक बच्चा कहता है सर ये 10 रुपए का मुझे दे दे, तो नहीं भाई आप ऑफर करवा रहे हैं, आप एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे। मैंने कल ऑफर कराई थी कि 10 रुपए का किसी को खरीदना है, उस टाइम कोई कहता है यस खरीदना है तो वो उसको ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। अब जब मैं आज आया तो आज आके किसी ने कहा सर 10 रुपए का ये दे दें, तो इट्स मीन वो मुझे ऑफर करवा रहा है ना कि एक्सेप्टेंस दे रहा है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एक ही सीटिंग के अंदर एक ही टाइम पीरियड के अंदर होनी चाहिए। अगर गैप आ जाएगा तो वो दोबारा से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो जाएगी। तो ये भी एक कंडीशन है, इसको फुलफिल होना चाहिए, केयर करनी चाहिए। उसके बाद सेकंड एलिमेंट जो आता है ऑफर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहली चीज जो है कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हु कैपेबल कौन कौन है। तो सबसे पहली चीज कैपेबल क्या है कि बंदा मेच्योर होना चाहिए। अगर वो माइनर है तो वो अपनी मर्जी से एग्रीमेंट नहीं कर सकता। तो कहता है ट्रांजैक्शन कुड ओनली टेक प्लेस थ्रू म्यूचुअल कंसेंट। द इशू दैट हु इज कैपेबल ऑफ गिविंग द वैलिड कंसेंट is therefore the fundamental issue in the Islamic transaction. To give a valid consent, the person should have the requisite legal capacity. ये legal capacity से मुराद यही है कि वो सेन नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपने होशो हवास में होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। अगर माइनर है तो वो अपने किसी गार्डियंस के थ्रू एग्रीमेंट करेगा। तो ये चीज़ें, अब हमारे यहाँ जो माइनर की डेफिनेशन है, पाकिस्तान के अंदर माइनर की डेफिनेशन 18 ईयर है। 18 और 18 प्लस जो होगा, जब अब शनाख्ती कार्ड बन जाता है तो हमारे यहाँ लॉ ये है कि वो माइनर से मेजर में चला गया, वो अपनी मर्जी से एग्रीमेंट कर सकता। अगर आप 18 ईयर से बिलो हैं तो आप अपनी मर्जी से एग्रीमेंट पाकिस्तान में नहीं कर सकते। उसके बाद देखें तो थर्ड आपके पास जो मेन एलिमेंट आता है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है गिव एंड टेक, कि किसी ना किसी चीज के रिस्पॉन्स में आप भी कुछ ना कुछ दे रहे हो। क्योंकि देखें हम स्टार्ट में डिस्कस किया कि कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं। एक सोशल है, सोशल में जस्ट लाइक फर्स्ट था गिफ्ट, तो गिफ्ट वन साइडेड हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम इस्लामिक बैंक सोशल नहीं डिस्कस करता, इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डिस्कस करते हैं। तो उसके अंदर जो हमारे पास थर्ड एलिमेंट है दैट इज सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर से मुराद है कि आपके पास कोई ना कोई एलिमेंट हो जो एक्सचेंज हो रहा हो, और सब्जेक्ट मैटर वेरी करता है ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन। जस्ट लाइक अगर सेल का सब्जेक्ट मैटर होगा तो उसके सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके अंदर सब्जेक्ट मैटर है
सोल्ड द आइटम, कि एक पार्टी पैसे दे रही है और दूसरी पार्टी उसको चीजें दे रही है। लीज एग्रीमेंट होगा, लीज एग्रीमेंट होगा तो इसके अंदर यूज फ्रूट के मीनिंग होते हैं लीगल राइट टू यूज। जस्ट लाइक मैं घर रेंट पे किसी से लेता हूँ तो उस एग्रीमेंट हो गया रेंटल एग्रीमेंट, इट्स मीन उसने ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की, उसने उस घर को लीगली राइट दे दिया मुझे यूज करने का। इसी तरह डेट में आ जाता है, एजेंसी एग्रीमेंट आ जाता है और पार्टनरशिप। तो वन बाय वन इनको भी देख लेते हैं सब्जेक्ट मैटर में। तो उसमें हम दो चीजों को डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट मैटर में। फर्स्ट वन इज पर्पस एंड सेकंड वन इज अफेक्ट। पर्पस एंड अफेक्ट से मुराद क्या है कि इस ट्रांजैक्शन का पर्पस क्या था और आफ्टर द ट्रांजैक्शन इसका अफेक्ट क्या पड़ा। ठीक है, तो वन बाय वन इसको देखते हैं। जस्ट लाइक अगर सेल ट्रांजैक्शन है तो सेल ट्रांजैक्शन में पर्पस एंड अफेक्ट। पर्पस क्या था सेल ट्रांजैक्शन का? पर्पस ये था इज टू अनेबल द पार्टीज टू एक्सचेंज देयर काउंटर वैल्यूज विद म्यूचुअल कंसेंट। काउंटर वैल्यू से मुराद क्या? आपने कहा ये गाड़ी बेचनी है, मैंने कहा जी ठीक है 5 लाख की दे दें, दोनों एग्री हैं इस पे। और अगर ये ट्रांजैक्शन हो जाती है तो एक पार्टी को पैसे मिल जाएंगे, दूसरी पार्टी को ऑनरशिप। तो ये उसका अफेक्ट था। अफेक्ट क्या ऑफ द सेल कॉन्ट्रैक्ट? द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ओवर द काउंटर वैल्यू। काउंटर वैल्यू क्या थी? 5 लाख ले लें और गाड़ी मुझे दे दें, तो 5 लाख एक पार्टी के पास चला गया और गाड़ी की ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया। तो ये उसका अफेक्ट था। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास लीज एग्रीमेंट होते हैं, लीज एग्रीमेंट मीन जिसको हम रेंटल एग्रीमेंट कहते हैं। अब उसका पर्पस ही क्या होता है लीज एग्रीमेंट का? कि अलाउ टू लेसी टू यूज द लीज एसेट्स। मसलन यूज फ्रूट, उसका राइट टू यूज उसका ट्रांसफर करना होता है। और अगर एग्रीमेंट हो जाए तो क्या होगा? इस ट्रांसफर टू ऑनरशिप ओवर द यूज फ्रूट विदाउट कंसिडरेशन। तो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, सिर्फ यूज फ्रूट ओवर यूज फ्रूट ऑनरशिप की जगह पे उसका राइट टू यूज जो है ट्रांसफर हो जाएगा। और काउंटर वैल्यू क्या होगी कि मंथली रेंट ले रहे हैं या क्वार्टरली रेंट ले रहे हैं। इसी तरह हमारे पास एक और हो जाएगा लैंडिंग। तो लैंडिंग का मतलब अगर लोन एग्रीमेंट हो जाता है तो उसमें पर्पस क्या था? लैंडिंग थिंग इज टू गिव द बोरोवर टू द परमिशन टू यूज द बोरोड आइटम। जो चीज उधार ले रहे हैं उसको यूज करने का राइट। तो अगर वो ट्रांजैक्शन हो जाती है ट्रांसफर टू द यूज फ्रूट विदाउट कंसिडरेशन, कि अब मुझे राइट मिल गया यूज करना। यूज फ्रूट राइट मिल जाना विदाउट कंसिडरेशन से मतलब ये है कि मैंने घर रेंट पे ले लिया। अब ये नहीं होगा मैं घर में जाने से पहले उससे पूछूं अभी मैं चला जाऊं। अगर ये यूज फ्रूट मुझे राइट नहीं मिला तो आप किसी के घर जाने से पहले उससे पहले परमिशन लेते हैं। लेकिन अगर ऑनर आपको उसका लीगल राइट टू यूज दे देता है तो अब आपको हर चीज के लिए उससे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह अगर हवाला का एग्रीमेंट हो, हवाला मीन कि आप किसी को राइट टू यूज दे देते हैं, तो पर्पस ऑफ द हवाला कॉन्ट्रैक्ट इज टू हेल्प द क्रेडिटर्स रिसीव हिज डेट। ठीक है, कि आप उसकी जगह उसका लोन देना चाह रहे हैं, पेमेंट करना। तो अफेक्ट उसका क्या? हवाला इज टू ट्रांसफर द डेट फ्रॉम द प्रिंसिपल डॉट डेटर टू द थर्ड पर्सन। तो आपने एक पार्टी से जिसने बेसिकली लोन देना था उससे आपने लोन को किसी दूसरी पार्टी के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेल को डिस्कस करेंगे।